नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत तक भारत का पूरा इतिहास। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी से गुप्त साम्राज्य तक और सल्तनत काल से मुगल काल तक सबसे सटीक और सरल जानकारी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, भारत का इतिहास प्राचीन काल से मध्यकाल तक एक यात्रा, सभ्यता, साम्राज्यों और संस्कृति समन्वय का कालक्रम। इसमें एक ऐतिहासिक संग्रह है। फर्स्ट, इतिहास जानने के स्रोत, यानी भारत का इतिहास किन किन स्रोतों से जाना जा सकता है। उसके 3 स्तंभ है। पहला पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य और तीसरा है विदेशियों का विवरण। इन 3 चीज़ों से भारत के इतिहास को जाना जा सकता है। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं अभिलेख, सिक्के और स्मारक। अभिलेख हो गए जैसे कि भोगज कोई 1500 ईसा पूर्व में, प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख जिस पर सती प्रथा का वर्णन है, और सिक्के पंचमार्क सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण कुषाण काल में चला है और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त वंश ने चला है। और स्मारक है जैसे कि अजंता की गुफाएं और गंधार शैली। ये हो गए पुरातात्विक साक्ष्य जिनसे भारत का प्राचीन इतिहास प्राप्त होता है। दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में आते हैं धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में आ जाते हैं वेद। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन्हीं के साथ है त्रिपिटक और आगम। और ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है कौटिल्य की, राजतरंगिणी है कल्हण की पुस्तक, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक है पाणिनि की। ये धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं साहित्यिक साक्ष्य के रूप में, जिससे भारत का इतिहास प्राप्त होता है। और तीसरा है विदेशियों का विवरण, जिसमें यूनानी मेगास्थनीज था, जिसकी पुस्तक की फेमस पुस्तक थी इंडिका, और चीनी महान लेखक थे फायन ह्वेनसांग, जिनकी पुस्तक थी सी यूकी, और अरबी लेखक थे अलबरूनी, जिनकी पुस्तक का नाम था तहकीक-ए-हिंद। इस प्रकार से 3 स्तंभों से हमें भारत का प्राचीन इतिहास प्राप्त होता है, पुरातात्विक साक्ष्य से, साहित्यिक साक्ष्य से और विदेशी विवरण से। साहित्यिक साक्ष्य में आते हैं अभिलेख, सिक्के और स्मारक, और साहित्यिक साक्ष्य में पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं अभिलेख, सिक्के और स्मारक। साहित्यिक साक्ष्य में आते हैं धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ। विदेशियों के विवरण में लेखक आते हैं जैसे यूनानी लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। इनकी पुस्तकों से मिला वर्णन भारत के इतिहास को बताता है। इस प्रकार से भारत का प्राचीन इतिहास समाप्त होता है। अगला है भारत का प्रथम नगरीय क्रांति, पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता। यानी भारत में प्रथम नगरीय क्रांति जब हुई थी शुरू, वो पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता से शुरू हुई थी। पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार और आखेटक का। मध्य पाषाण काल में हुआ था पशुपालन, जैसे कुत्ता प्रथम पालतू पशु बना मानव का। और नव पाषाण काल में गेहूँ कृषि करने लगे। कृषि में होता था गेहूँ और जौ। पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ। और
हड़प्पा सभ्यता में इस तरह का नगर नियोजन था कि ग्रिड पद्धति में समकोण पर काटती सड़कें और आर्थिक नियोजन जैसे गोदीबाड़ा लोथल पर है। वस्तु विनिमय पशुपति मोहरें वस्तु विनिमय प्रणाली वो होती जैसे कि अभी के समय में आप करेंसी से कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। उस समय वस्तु से वस्तु एक्सचेंज कर करके लेना व्यापार कहलाता। उस नियम को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। जल निकास की पक्की ईंटों से निर्मित उन्नत जल निकासी यानी प्रॉपर नालियों का निर्माण हुआ करता था सिंधु और हड़प्पा सभ्यता में। और ऊपरी भाग क्रिस्टल दुर्गीकृत विशाल स्नानागार और अन्नागार थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी स्नान करने वाले स्विमिंग पूल और अन्नागार यानी अनाज रखने वाला भंडारण उसे अन्नागार कहा जाता था। अगला है वैदिक युग का संक्रमण। वैदिक युग का संक्रमण घुमंतु कबीलों से क्षेत्रीय राज्यों तक। ऋग्वैदिक काल को माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में और उत्तर वैदिक काल आता है 1000 से 600 ईसा पूर्व में। इस ऋग्वैदिक काल में आती कबीलाई जीवन, प्रधान राजन, सभा समिति शक्तिशाली यानी इसमें कबीले हुआ करते थे छोटे छोटे ऋग्वैदिक काल में, जिन्हें कहा जाता कबीलाई जीवन। और इनका मुखिया होता था प्रधान, उससे छोटा होता था राजन और सभा और समिति नाम की दो शक्तिशाली समितियां हुआ करती थी। और उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद का निर्माण होता था और राजा के अधिकार में वृद्धि हुआ करती थी। जन वह कहलाता था जो कि ऋग्वैदिक काल में प्रधान था, प्रधान से राजन बनता था और राजन सभाओं से बनता था। इसी प्रकार जन एक इन सभी को जैसे एक प्रधान है, प्रधान जैसे 10 प्रधानों को मिलाकर के एक जन बनता था और 10 जनों को मिलाकर के एक जनपद बनता था। इस प्रकार का उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद का निर्माण हुआ करता था और ये सब राजा की अधिकार में वृद्धि हुआ करता था। पशुचरण मुख्य गाय सबसे उत्तम धन गाय वृष्टि हुआ करती थी। इति राजनीतिक संरचना दोनों की ऋग्वैदिक काल की उत्तर वैदिक काल की। आर्थिक जीवन हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में, आर्थिक जीवन था पशुचरण मुख्य यानी पशुपालन ज़्यादातर हुआ करता जिसमें गाय सबसे उत्तम धन गौ वृष्टि थी। और उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय और लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था 1000 से 600 ईसा पूर्व में यानी उत्तर वैदिक काल में। और सामाजिक स्थिति थी इनकी समतामूलक कर्म के आधार पर वर्ण स्त्रियों को अधिकार। ये थी ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। और उत्तर वैदिक काल की स्थिति थी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, गोत्र और प्रथा का उदय। यानी ऋग्वैदिक काल में समतामूलक हुआ करता था और कर्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था की गई थी और स्त्रियों को भी अधिकार था। और उत्तर वैदिक काल में था जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था यानी आपके पिताजी और दादाजी जो काम करते थे उसी वर्ण व्यवस्था को आपको अपनाना पड़ता था। इसमें गोत्र हुआ करता था और प्रथा का उदय हुआ करता था। नेक्स्ट है धार्मिक स्थिति, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। ऋग्वैदिक कालों में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी जैसे इंद्रदेव, अग्नि और वरुण।
इन तीन चीज़ों की ऋग्वेद में खासकर पूजा हुआ करती थी और उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों की प्रधानता प्रजापति और विष्णु प्रमुख देवता हुआ करते थे। यानी कि जहाँ ऋग्वैदिक काल में इन देवताओं को मुख्य देवता माना जाता था, जैसे इंद्र हो गया, अग्नि और वरुण को, और उसी उत्तर वैदिक काल में इसमें कर्म कांडों की प्रधानता थी और प्रजापति और विष्णु प्रमुख इनके देवता हुआ करते थे। नेक्स्ट है वैचारिक क्रांति, जैन और बौद्ध धर्म का उदय। एक वैचारिक क्रांति आई जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिनसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म समानता, वेदों की प्रमाणिकता का खंडन, अहिंसा पर बल, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। जैन धर्म के संस्थापक थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा गौतम बुद्ध। याद रखना, जैन धर्म के संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और जैन धर्म के थे गौतम बुद्ध। जैन धर्म के मूल सिद्धांत थे त्रैरत्न, सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण, पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। और बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत थे 4 आर्य सत्य, दुख, कारण, निदान, मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ये 4 मूल सिद्धांत थे बौद्ध धर्म के। और जैन धर्म के मूल सिद्धांत थे 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन और ज्ञान, आचरण। और 5 महाव्रत थे जैन धर्म के, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। और जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र और दिगंबर वस्त्रहीन, यानी जैन धर्म का 2 वर्गों में विभाजन हो गया। श्वेतांबर उन्हें कहा जाता था जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दूसरा था दिगंबर यानी वस्त्रहीन। उन इस तरीके से 2 विभागों में जैन धर्म का विभाजन हुआ। और बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान 2 वर्गों में हुआ। हीनयान बुद्ध के उपदेशों में विश्वास और महायान मूर्ति पूजा में विश्वास किया करते थे। और जैन धर्म के संरक्षक थे चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल। और बौद्ध धर्म के संरक्षक थे अशोक और कनिष्क हर्ष। इन 3 राजाओं ने बौद्ध धर्म की रक्षा की और अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया, जो कि अशोक ने तो अपने बेटे को भी श्रीलंका तक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। नेक्स्ट है प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य मौर्य वंश। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, यानी मौर्य वंश का जो शासन काल रहा वो था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। और राज्य का सप्तांग सिद्धांत था। राजा शीर्ष हुआ करता था, अमात्र मंत्री और जनपद क्षेत्र हुआ करता, दुर्ग, किला, कोष, खजाना हुआ करता था, सेना और मित्र। इस प्रकार से 7 सप्तांग राज्य की सप्तांग सिद्धांत थे। अशोक और धम्मनीति। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद
वेरी घोष के स्थान पर धम्मघोष की नीति अपनाई गई। शिलालेखों ब्राह्मी लिपि के माध्यम से प्रजा से संवाद करने वाला प्रथम राजा अशोक हुआ। केंद्रीकृत प्रशासन यानी कि केंद्र 18 तीर्थ विभाग उदा महाअर्था 5 प्रांत थे कुमार के अधीन हुआ करते थे और विषय को जिला कहा जाता था। उस समय जिला को विषय जिसके मुख्य हुआ करते थे रज्जुक और प्रादेशिक, और ग्राम को ग्रासनिक कहा जाता था, सबसे छोटी इकाई राज करने की। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल। स्थानीय राजवंश और विदेशी आक्रमण। स्थानीय शक्तियाँ शुंग वंश, सातवाहन वंश। शुंग वंश में थे पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार हुआ। सांची और भरूच स्तूपों का विकास शुंग वंश के शासनकाल में हुआ। सातवाहन वंश गौतमी पुत्र सातकर्णी महात्म ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथम प्रथा सातवाहन वंश में शुरू हुई और शीशे के सिक्के भी सातवाहन वंश के शासनकाल में चलाए गए। और विदेशी शक्तियाँ थीं हिंद, यवन, इंडो ग्रीक्स, मिंडावा सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों और राजा की तस्वीर वाले सिक्कों का प्रचलन हिंद यवन में आया। और शक रुद्रदमन प्रथम जूनागढ़ का संस्कृत अभिलेख सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार इस शक के समय हुआ। और कुषाण कनिष्क 78 ईसा पूर्व में शक संवत सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गंधार कला शैली चतुर्थ बौद्ध संगीति ये सब चीज़ें कुषाण के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट भारत का स्वर्ण युग यानी कि जिसे गुप्त साम्राज्य कहा जाता है, जिसका समय काल था 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त प्रथम इसके संस्थापक थे। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के 4 प्रमुख कवि कालिदास जिनकी रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, बराय मेहर थे पंच सिद्धांतिका, धन्वंतरी की थी आयुर्वेद, अमर सिंह और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आज चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आर्यभट्टम की रचना शून्य का ज्ञान, पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जाना माना सूचक था। आर्यभट्ट की द्वारा शून्य की खोज और पृथ्वी गोल है ये भी पता लगाना। और धातु विज्ञान था मेहरौली का लोह स्तंभ, जंग रहित निर्माण। और स्थापना और धर्म नगर शैली मंदिरों का निर्माण शुरू देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध शिक्षा कुमारगुप्त प्रथम ने द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। मुद्रा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा दीनार की जारी की। नेक्स्ट दक्षिण भारत का उत्कर्ष। चोल साम्राज्य और नौसैनिक
प्रभुत्व। मंडलम प्रांत सबसे बड़ा हुआ करता है। बलनाडु कोंडम कमिश्नरी हुआ करता था। नाडु जिसे जिला कहा जाता था। कोर्रम यानी ग्राम हुआ करता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता उत्तर मेरुरु अभिलेख और सामान्य लोगों की संस्था, महासभा अग्रहार ब्राह्मणों की संस्था, महान शासक और उपलब्धियां। राजराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का निर्माण द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। राजेंद्र प्रथम दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता था जिसको, और संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया श्री विजयम पर नौसैनिक आक्रमण गंगईकोट चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम द्वारा की गई। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संगम और पूर्व मध्यकाल राजपूत एरिया, राजपूतों का उदय, पाल वंश, धर्मपाल विक्रमशिला स्थापना जो कि कन्नौज में था, प्रतिहार वंश, नागभट्ट और मेहरभोज कन्नौज में, और राष्ट्रकूट दंती दुर्ग द्वारा स्थापित एलोरा कैलाश मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। अग्नि कुल सिद्धांत, आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ से उत्पत्ति, प्रतिहार चालुक्य परमार चौहान, चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान तराइन का प्रथम युद्ध 1191 विजय प्राप्त हुआ और द्वितीय युद्ध 1192 पराजित हुआ। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का विस्तार, प्रशासन और प्रयोग 1206 ईस्वी से 1526 ईसा पूर्व। दिल्ली सल्तनत पर 4 वंशों ने राज किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद और लोधी वंश। गुलाम वंश था इल्तुतमिश, एकता प्रणाली, कुरान ए चहलगामी, एक खास पुस्तक थी। बलबन, रक्त और लोहे की नीति, और खिलजी वंश में थे अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सबसे अच्छी हुआ। नगद वेतन और स्थायी सेना रखना भी खिलजी वंश ने शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, ये मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य थे। फिरोज शाह के थे नहरों का जाल और लोक निर्माण, ये तुगलक वंश के महत्वपूर्ण कार्य हुआ करते थे। सैयद और लोधी वंश, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की थी और गज ए सिकंदरी नामक पुस्तक लिखी। इब्राहिम लोधी पानीपत का 1526 में युद्ध में पराजित हुआ। नेक्स्ट है दक्षिण का गौरव, विजयनगर साम्राज्य, यानी दक्षिण में जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था वो था विजयनगर साम्राज्य। इसका शासनकाल था 1336 से 1565 ईसा पूर्व। प्रशासन और न्यायाधिकार और अंगीकार व्यवस्था। स्थापना, विजयनगर की स्थापना 1336 ईसा पूर्व में हरिहर और बुक्का नामक 2 राजाओं द्वारा की गई। कृष्णदेव राय तुलुप वंश के महानतम शासक थे। न्यायाधिकार व्यवस्था, सैन्य कमांडरों नायकों को वेतन के बदले
आमरम भूमि प्रदान की जाती थी। न्यायालंकार व्यवस्था वो व्यवस्था हुआ करती थी जैसे कि आज सेना को नौकरी करने पर वेतन दिया जाता था। उस समय नायक यानी कमांडरों को वेतन के रूप में भूमि, कृषि योग्य भूमि दी जाती थी, जिस पर कृषि करके जीवन यापन किया जा सकता था। यह न्यायालंकार व्यवस्था कहलाती थी। आयंकर व्यवस्था 12 व्यक्तियों के समूह द्वारा ग्रामीण प्रशासन ये हुआ करती आयंगर व्यवस्था। 12 व्यक्ति जो कि एक समूह बनाते थे और उस समूह से ग्रामीण प्रशासन चलता था। जैसे अभी ग्रामों में प्रधान या सरपंच हुआ करता था, उसी प्रकार उस समय विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था हुआ करती थी, जो 12 व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाई जाती थी। और सांस्कृतिक स्वर्ण युग। अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि तेनाली रामकृष्ण स्थापना, हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण हम्पी। ये प्रमुख सांस्कृतिक स्वर्ण युग था विजयनगर साम्राज्य का। नेक्स्ट, सांस्कृतिक समन्वय, भक्ति और सूफी आंदोलन। समानता, प्रेम और ईश्वर भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन में की विशेषता थी कर्मकांडों का विरोध, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। और सूफी आंदोलन की विशेषता थी खानकाहे सूफियों का निवास, यानी संगीत और नृत्य। भक्ति आंदोलन का निर्गुण या निराकार था कबीरदास जाति प्रथा का विरोध और गुरु नानक, और इनका दर्शन था। सूफी आंदोलन में दर्शन था वहदत उल वजूद, यानी एक ईश्वर एक है। और भक्ति आंदोलन में रसगुण था आकार। रामानुजाचार्य, तुलसीदास, मीराबाई, ये सूरदास ये भक्ति आंदोलन के मुख्य कवि थे। और सूफी आंदोलन के थे सिलसिले यस्ती, ख्वाजा मुइज़्ज़ुद्दीन चिश्ती और सोहरावर्दी कादरी, ये प्रमुख कवि हुआ करते थे सूफी आंदोलन के। नेक्स्ट, महान मुगल स्थापना से चरमोत्कर्ष। इसका समय काल था 1526 से 1707। मनसबदारी व्यवस्था में था जात, हैसियत और पद। सवार यानी घुड़सवारों की संख्या। अकबर द्वारा स्थापित यह व्यवस्था मुगल नौकरशाही और सैन्य संगठन का मुख्य आधार थी, जिसने संपूर्ण साम्राज्य को एक सूत्र में बांधा। महान मुगल थे जैसे शाहजहां और औरंगजेब। स्वर्ण युग का विस्तार। स्थापना, चरम मराठा संघर्ष। अकबर में संस्थागत एकीकरण हुआ। अकबर के समय आयन ए दशहरा सुलह एक कुल नामक प्रथा चलाई गई अकबर द्वारा। बाबर व शेरशाह स्थापना और संक्रमण। पानीपत का युद्ध, रुपया चांदी का सिक्का चलाया बाबर और शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है ग्रैंड सिंथेसिस। भारतीय इतिहास का प्रशासनिक विकास। वैदिक काल, गुप्त काल और दिल्ली सल्तनत। सभा और वैदिक काल में सभा और समिति लोकतांत्रिक संस्था थी।
और गुप्त काल में सामंतवाद प्रशासन का विकेंद्रीकरण था। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली, वेतन के बदले भूमि। मौर्य काल, सप्तांग सिद्धांत और 18 तीर्थ केंद्रीकृत नौकरशाही। चोल साम्राज्य और सभा ग्राम स्वशासन चलता था। शेरशाह और मुगल के शासनकाल में मनसबदारी और दहसाला प्रणाली। साम्राज्य बदले लेकिन प्रशासन ढांचे नष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पुरानी व्यवस्थाओं को आत्मसात कर नई संस्थाओं को जन्म दिया। नेक्स्ट,